गया है। पहला, विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा, विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप इकोनॉमी पॉलिसी या इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादन इज ग्रेटर देन उपभोग हो। उत्पादन इज ग्रेटर देन उपभोग। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में 5 व्यक्तियों का परिवार है। अब इन 5 व्यक्तियों का जो परिवार है, उस 5 व्यक्ति में 3 व्यक्ति कमाने वाले और 2 व्यक्ति उस पर निर्भर है। अब जहां पर दूसरी तरफ मान लीजिए एक ऐसा परिवार जहां पर 5 व्यक्ति में 1 व्यक्ति कमाने वाला और 4 उस पर निर्भर रहने वाला। यह 2 परिवार हुआ। तो पहला परिवार था जहां पर 3 व्यक्ति जो है वह कमाने वाला था और 2 व्यक्ति उस पर निर्भर था। तो 3 व्यक्ति अगर कमाने वाला व्यक्ति होगा और छोटा छोटा रकम भी कमाएगा तो कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट उसके घर में आ रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर 1 व्यक्ति कमाने वाला है और 4 उस पर निर्भर है तो अच्छा अमाउंट भी आ रहा होगा, तो उसके पास बचत 9 के हिसाब से होगा। लेकिन पहले व्यक्ति के पास अगर छोटा छोटा अमाउंट भी है तो एक साथ आ रहा होगा, तो उसकी कंपैरिजन में उसकी पहले वाले के पास जो है सेविंग अधिक होगा। जब पहले वाले के पास सेविंग अधिक होगा तो हम इस पर आधारित बातों को दर्शा सकते हैं कि जिसके पास सेविंग अधिक होगा उसका इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट अधिक होगा तो दूसरे लोगों की कंपैरिजन में, तुलना में उसका विकास क्या होगा? अधिक होगा। तो वैसा देश जहां पर उत्पादन करने वाले की संख्या या उत्पादन अधिक हो और उसकी तुलना में उपभोग कम हो, तो उस देश को विकसित देश कह सकते हैं। जैसे आपका अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ये विकसित देश की श्रेणी में। विकासशील देश, विकासशील देश उसको कहते हैं जहां पर आपका उत्पादन लेस देन उपभोग हो। उत्पादन कम हो पर उसको कंज्यूम करने वालों की संख्या क्या हो? अधिक हो। तो आप कहिएगा कि तो विकसित नहीं हो तो चला जाना चाहिए अल्प विकसित में। ऐसा नहीं है। इसके साथ ऐसा हो रहा है कि पैसा का फ्लो है पर स्थिरता नहीं है। जैसे समझने के लिए कि मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा आता है लेकिन स्थिरता से रुकता नहीं है। वो यदि कहीं पर मांगने जाए लोन, उधार, तो उसको आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि अगला को पता है कि इसके पास ट्रांजैक्शन अधिक है, बशर्ते इसके पास सेविंग कम है। वही हाल जो है वह किसका है? विकासशील देशों का है। उत्पादन कम है लेकिन कंज्यूम करने की क्षमता अधिक है, अर्थात वह दूसरे देशों से ऋण लेकर या किसी अन्य माध्यमों से पैसे को जुटाता है और अपने निर्माण और विनिर्माण के क्षेत्रों में विकास कर रहा होता है। तो उस देश को विकासशील देश कहकर संबोधित करते हैं। जैसे आपका भारत। अल्प विकसित देश, जब वैसा देश जहां पर उत्पादन इक्वल टू उपभोग हो। उत्पादन के बराबर क्या हो?
उपभोग हो। अब उत्पादन के बराबर उपभोग हो, यहां कहने का मतलब क्या था? अब यह व्यक्ति जितना कमा रहा है सारा का सारा खर्च कर रहा है। अब जितना कमा रहा है सारा का सारा खर्च कर रहा है, तो इसको उधार भी देने के लिए लोग तैयार, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना इसका इनकम है वो वहीं पर पहले से ही खर्च में बट चुका है। तो ऐसे देशों को हम कहेंगे अल्प विकसित देश, जिसके उदाहरण स्वरूप आपके आएंगे नेपाल, श्रीलंका। ये देश अल्प विकसित देशों के श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ये था आपके विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को जो बांटा गया। अब आते हैं तीसरा क्रम में। वो तीसरा क्रम आता है आपका वैश्वीकरण के आधार पर। वैश्वीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण याद कीजिए, अभी तुरंत हमने पीछे आपको समझाया। वैश्वीकरण जिसको अंग्रेजी में हम आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, वैसी स्थिति जहां पर एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ संपन्न किया जाता है, या इसको कह सकते हैं वह देश जो आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है, उस देश को वैश्वीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था के रूप में बांटा जाता है। वैश्वीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया है। पहला अर्थव्यवस्था, उसको हम आप कहते हैं खुली हुई अर्थव्यवस्था, ओपन इकोसिस्टम, खुली अर्थव्यवस्था। इको सिस्टम। और दूसरा है वो है आपका बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी सिस्टम। खुली हुई, खुली हुई को ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, बड़ा रिलैक्स लगता है खुले हुए आसमान के नीचे। ऐसा चर्चा करते कि नहीं करते? कभी काल जब हम आप किसी नदी किनारे, किसी ग्राउंड में बैठते हैं शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में, तो अगर हमें अच्छा फील होता है तो वहां पर हम महसूस करते हैं कि बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कहां पर? तो खुले हुए नदी के किनारे या आसमान के नीचे। मतलब वह क्षेत्र जिसका दायरा सीमित न हो, वह क्षेत्र जिसका दायरा, आसमान का कोई दायरा सीमितता है बिल्कुल नहीं है। ठीक वही चीज है खुली हुई अर्थव्यवस्था। ओपन इकोसिस्टम या खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिस
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कोई भी देश जो है वह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य को संपन्न करता है तो उसे हम खुली हुई अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कहने का मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसका लेन देन या लेन देन या इसी को कह सकते हैं आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वैसी अर्थव्यवस्था है जिसका लेन देन अन्य देशों के साथ हो उसे हम खुली हुई अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे समझने के लिए भारत, यूएसए, इसके बाद कह सकते हैं ब्रिटेन एटसेट्रा। संपूर्ण विश्व, कुछ देश को छोड़कर संपूर्ण विश्व में खुली हुई अर्थव्यवस्था है। इसीलिए यहां से न के हिसाब से सवाल पूछेगा, बहुत होगा तो पूछ सकता है खुली अर्थव्यवस्था क्या है। अधिकांश जगह सवाल आपको यहां से मिलेगा, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तब बंद अर्थव्यवस्था उल्टा शब्द हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब वैसा देश जो अपने अर्थव्यवस्था में लेन देन या आयात और निर्यात का कार्य नहीं करता हो, उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहें। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल, एकमात्र देश है वो है उत्तर कोरिया, या आप कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया। ये था आपका अर्थव्यवस्था को विभिन्न पहलुओं के आधार पर बांटने का तरीका। अब आते हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र मुख्यतः तीन चीजों पर निर्भर होता है, जिसको तीन क्षेत्र के रूप में या कह सकते हैं तीन सेक्टर के रूप में बांटा जाता है। मुख्य रूप से तीन, ऐसे कहिएगा तो कहीं कहीं पर 4 और कहीं पर 5 रूप में भी बांटा जाता है, लेकिन अधिकांशतः सवाल जो है वो आपको 3 रूप में आता है। तो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र यह मुख्यतः 3 वर्ग में बांटा गया है। अब आते हैं समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रिपरेशन करने का काम कर रहे हैं, तो जब प्रिपरेशन करने का काम कर रहे हैं, तैयारी करने का शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत करने से पहले
आपने कुछ पहलुओं या कुछ क्षेत्रों से, कुछ चीजों से रूबरू हुए होंगे। जैसे सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए इंटरेस्ट आपका होना। आपका इंटरेस्ट होता है कि चलो हमको पीसीएस करना है, चलो हमको एसएससी करना है, चलो हमको रेलवे करना है, हमको आईएएस करना है, हमको किसी अन्य चीज से गुजरना। तब पहला क्षेत्र होता है वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होने के बाद यदि आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में कोई वैसे व्यक्ति होंगे जो आपके इंटरेस्ट के जैसा ही उनका इंटरेस्ट हो और वह सफल होंगे, उनसे मुलाकात किए होंगे। ये दो प्रक्रिया होने के बाद अपने ब्लूप्रिंट को तैयार किए होंगे, जिसको खाका भी कहते हैं, प्लान भी कहते हैं, कि उनसे ये चीज प्राप्त हुआ, हमने इन चीजों को सोचा और एक ब्लूप्रिंट के रूप में उस चीज को दर्शा दिया गया। और जैसे ही उस चीज को आप दर्शाते हैं तो अगला प्रयास होता है कि उस क्षेत्र की तरफ मूव कर जाना। तो इन चीजों से जब गुजरा जाता है तब जाकर एक सफलताएं प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को जब हमने आपको समझाया होगा तो हमने कहा होगा कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, किस तरीके से उस चीज को व्यवस्थित किया जाए कि उसका जो भी परिणाम हम सोच रहे हैं वह सुचारू रूप से या पॉजिटिव प्राप्त हो। तो इसको लेकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है वो है आपका प्राथमिक, प्राइमरी, सेक्टर। दूसरा है वो है आपका द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी। सेक्टर। तीसरा है आपका वो है टर्सरी। ये 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि हम लोगों को अगर काम को संपन्न करना होता है तो पहले क्या करते हैं, उससे ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, फिर उसका खाता तैयार करते हैं और फिर काम की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था भी 3 चीजों पर निर्भर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के रूप में समझिएगा। जैसे मान लीजिए यह एक अंतिम वस्तु है, तो यह एक अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु कब बना होगा, जब यह कई पहलुओं से गुजरा होगा। कई पहलुओं से गुजरा होगा तो जैसे इसके निर्माण करने के लिए क्या चाहिए भैया, तो एक प्लास्टिक चाहिए। ये प्लास्टिक कहां से प्राप्त होगी, तो जहां से प्राप्त हुई उस प्लास्टिक को ले आया। प्लास्टिक को लाया और लाकर अब इसका शेप कहां पर तैयार किया जाएगा।
तो इसका सेब तैयार कहां होगा? उद्योग में। उद्योग में इस सेब को तैयार किया गया, इसका पैकेजिंग किया गया और पैकेजिंग करके हमारे आप तक पहुंचाने को कार्य को संपन्न किया गया। जब हमारे आप तक चीजों को पहुंचा दिया गया तब हम लोगों ने समझा कि यह भी एक कोई वस्तु है, या कह सकते हैं डिजिटल पेन है, जिसका प्रयोग डिजिटल बोर्डों पर किया जाता है। तो यहां पर इसके निर्माण में प्रारंभ हुआ, प्लास्टिक वगैरह की उपयोग हुई। प्लास्टिक कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल से प्राप्त होता है और जहां से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं। तो रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होता है? तो रॉ मटेरियल या प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे वह क्षेत्र जहां एग्रीकल्चर से ताल्लुक हो, कृषि से संबंधित चीज। जैसे मान लीजिए बिस्किट के लिए अनाज चाहिए तो कहां से प्राप्त होगा? रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चर से। कोयला चाहिए तो कहां से प्राप्त होगा? खादान से। मान लीजिए बिजली चाहिए तो कहां से प्राप्त होगा? पानी से। तो वैसा क्षेत्र जहां से रॉ मटेरियल प्राप्त हो, या बोलचाल की भाषा में कहेंगे एग्रीकल्चर और खनिज संपदा से संबंधित क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कहां शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। तब पहला हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, जहां से रॉ मटेरियल की प्राप्ति हो। कई दफा सवाल के रूप में पीछे पूछा गया प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, या इसी को आपको बेरोजगारी चैप्टर में लाकर शामिल करके पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी हमें दिखलाई पड़ता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक सेकेंडरी। मान लीजिए हमने अभी उदाहरण इसको लिया, या मान लीजिए हमने बिस्किट फैक्ट्री की बात कही। तब बिस्किट फैक्ट्री के निर्माण के लिए जो अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, वह अनाज के रूप में, गेहूं के रूप में तो प्राप्त हो गया। अब उसको कूटने, पीसने या उसके मटेरियल बनाने लायक कहां पर जाना होगा? तो उद्योग में जाना होगा। तो रॉ मटेरियल से मटेरियल के रूप में या अंतिम वस्तु के रूप में जहां भी प्राप्त हो, उस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जहां पर रॉ मटेरियल से वस्तु का निर्माण किया जाए, उस स्थान को, उस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहकर संबोधित करते हैं। तीसरा चीज समझिएगा, वो क्या है कि मान लीजिए बिस्किट का निर्माण कर दी संस्था। अब बिस्किट का निर्माण करके हमारे आप तक पहुंचाया ही नहीं, तो हमें क्या पता कि किस तरह के बिस्किट का निर्माण हुआ या किस तरह के वस्तु का निर्माण हुआ। अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु, या दूसरा शब्द में कह सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल से निर्मित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में हमें जो मदद प्रदान करे, उसे हम तृतीयक क्षेत्र में कह सकते हैं। तो मदद प्रदान करने वाले को एक शब्द में हम सेवा कह सकते हैं। अर्थात सेवा क्षेत्र को कहां पर शामिल किया जाएगा? तृतीयक क्षेत्र में। औद्योगिक को कहां पर शामिल किया जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। और एग्रीकल्चर या कृषि क्षेत्र को कहां पर शामिल किया जाएगा? तब प्राथमिक क्षेत्र में। यह तीन वर्ग में ही मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है। कहीं कहीं हमने अभी शब्द जोड़ा था, चौथी क्षेत्र भी लिखता है, फोर्थ और फिफ्थ भी। फोर्थ में बेसिकली वो वर्ग आकर शामिल हो जाते हैं जो कला को, पौराणिक चीजों को बचाने का कार्य करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। आईटी सेक्टर भी उसी के अंतर्गत आकर शामिल हो जाता है। लेकिन अभी तक चतुर्थ से पंचम से शामिल नहीं किया गया है प्रश्न, तो इसीलिए हम लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। यहां से कभी कभी आपका सवाल एक बनता है या पूछ देता है, एक क्वेश्चन मार्क के रूप में सवाल है। वो सवाल है आपका
पूछा गया सवाल, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का विकास इसको ऐसे लिखते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दिखलाई पड़े और प्राथमिक क्षेत्र का प्रभाव कम होता दिखे तो उस देश की अर्थव्यवस्था होगा डैश या क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए ऑप्शन में पहला विकास, दूसरा अल्प विकसित, तीसरा खराब, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर आपका ए नंबर होगा। सवाल पूछा गया एसएससी में कि यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का ग्रोथ हो, तृतीय क्षेत्र कहने का मतलब सेवा का क्षेत्र। हम जानते हैं, जैसे उदाहरण भारत को ही लेते हैं, तो भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि दिखलाई पड़ रही है, जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उत्पादन क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कमी दिखलाई पड़ेगा। तो कमी दिखलाई पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि सेवा के क्षेत्र लोगों का तरफ क्या होगा? वृद्धि होगा। और सेवा के क्षेत्र में लोगों का वृद्धि होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था को विकास के रूप में दिखलाई देना हम कह सकते हैं। तो यहां पर आंसर होगा विकास के रूप में। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के कामगारों को या मजदूरों को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। वहां पर कॉलर के रूप में सवाल देगा कि रेड कॉलर के अंतर्गत या व्हाइट कॉलर के अंतर्गत या ब्लू या नीला कॉलर के अंतर्गत या कोई अन्य कलर शामिल कर देगा। जो भी प्राथमिक क्षेत्र के संबंधित लोग होते हैं, शामिल होते हैं, उनको कह सकते हैं कि उनके साथ बहुत अधिक जोखिमता की बात होती है। जोखिमता की बात होती है कहने का यहां तात्पर्य कि हमारे देश का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से मौसम पर आधारित है। अगर मौसम या मानसून कह सकते हैं अच्छा तो उत्पादन अच्छा, अगर उसमें कमी तो उत्पादन कम। तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के लोगों को या प्राथमिक क्षेत्र में शामिल लोगों को रेड कॉलर के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
द्वितीयक क्षेत्र के लोग औद्योगिक क्षेत्र में आएंगे, तो इसमें दो वर्ग में लोगों को बांट दिया गया है। पहला वह वर्ग जो एक कुशल प्रकार के व्यक्ति हैं। कुशल कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था बिस्किट का निर्माण कर रही है, तो बिस्किट के निर्माण में कौन कौन सी वस्तु किस आधार पर या किस क्वांटिटी में लगेगा, यह एक कुशल कार्य करने वाले मजदूर के द्वारा किया जाएगा। तो उन्हें जो है वह शामिल किया जाता है व्हाइट या उजला कलर के अंतर्गत। और जो अकुशल हैं, अर्थात कह सकते हैं वह मजदूर जो सहायक के रूप में द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, उन्हें शामिल किया जाता है ब्लू या नीला कलर के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र में कई वर्ग में बांट जाते हैं। सेवा जैसे मान लीजिए बैंकिंग क्षेत्र भी है, इंश्योरेंस क्षेत्र भी है, यातायात भी है, तो उसको इसके अंतर्गत कहीं शामिल नहीं किया गया। अभी हाल फिलहाल में आपका आरपीएफ दरोगा में यह सवाल पूछा गया। यह था आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग